आज सीएम नीतीश राज्यों के विभिन्न जिलों को देंगे तोहफा। नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पटना में तैयार हो रहे 334 आइसोलेशन बेड और एयरपोर्ट पर 5% यात्रियों की रैंडम आरटीपीसीआर जांच। आज पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, प्रदेश को देंगे 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। आज सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, तय होगी आगे की रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग का आज दोपहर 12 बजे पटना के संवाद भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मौजूद रहेगी। वहीं इस कार्यक्रम में अन्य सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। चलिए बात कर ली शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का विवादित बयान सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल अख्तरुल इमान ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जरूरी नहीं करार देते हुए सवाल पूछा कि आखिर कोई बताए कि इस गाने का क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया। वहीं एआईएमआईएम के विधायक के इस बयान पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा कि अगर राष्ट्रगान गाने में आपत्ति है तो भारत छोड़ बांग्लादेश चले जाए। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या उनको ज्ञान नहीं था? क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं थे वो? क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई होगा जिसने अपना बलिदान देकर देश को आजाद किया, जेलों में रहकर अंग्रेजों की डंडे खाकर देश को आजाद किया? वो उसको देश प्रेम नहीं था? वो राष्ट्रगान नहीं जानते थे क्या? राष्ट्रगान कोई आज की लिखी हुई चीज है? तो मैं कह रहा हूँ जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों की हैं उन परंपराओं को स्थापित करना चाहिए। अच्छा, आपको मैं कह रहा हूँ अच्छा ये बात बताइए, अच्छा ये बात बताइए कि गाना जरूरी क्यों है? ये बता दीजिए तो मैं करूँगा। नहीं, ये क्या है मामला? हर एक आदमी का अनेक पसंद है। एक दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। आप कहिएगा कि सारे लोग इसी कोट और पैंट पे क्यों नहीं आए? सारे लोग क्यों नहीं आए आपके? सारे लोग इसी अंदाज में आना चाहिए था। हर का शौक अलग अलग है। माता हमारी पसंद है, हमको इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान पसंद है। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मानेंगे और खड़े होकर के उसको सल्यूट करेंगे। आज भी सल्यूट किए। परंपरा की शुरुआत जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। अब कोई कहे राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, कबूतर को क्यों नहीं बना दिया गया? इसका कोई जवाब है? जो इस देश की मान्य परंपराएं हैं उन मान्य परंपराओं के साथ चलेगा ये देश। अच्छा तो बांग्लादेश कर रहे हैं ना, बांग्लादेश जाएंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी की महिला आदिवासी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे। उसी दौरान बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने महुआ की खेती में लगे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठाया। तो ऐसे में सीएम नीतीश ने रोकते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि सीएम पर लगे इस आरोप को बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय बचाव करते हुए नजर आए। साथ ही मीडिया से भी अपील की है। ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। मैंने अपनी बात पार्टी लाइन पर, पार्टी फोरम पे शीर्ष नेतृत्व को अपनी सारी बात से अवगत करा दिया है। अब पार्टी इस पर जो निर्णय ले मुझे वो स्वीकार है। उनके व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। वो मेरे लिए आदरणीय हैं, वरिष्ठ हैं और उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है। आप इस लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ, और मजबूत स्तंभ का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ को गलत तरीके से उछालना। हर शब्द का अनेक अर्थ होता है, हर शब्द का अनेक मायने होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी
बहुत ही सौहार्द वातावरण में अपने सभी विधायकों से, सदस्यों से बातचीत करते हैं और समझाने का प्रयास भी करते हैं। और अभिभावक हैं, हम सबों के नेता हैं, इसलिए उनकी बात हम लोग कुछ ऐसा गलत नहीं मानते हैं और तमाम किसी तरह की कोई भी बात। बिहार पुलिस के जवानों ने शराब की तलाश में दुल्हन की कमरे में छापेमारी की थी। इस घटना के बाद प्रदेश में बवाल मच गया है। विपक्ष में नेताओं ने इस मुद्दे पर बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की सरकार को जमकर घेरा था। इसी कड़ी में लोकसभा में चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उठाया। इसी दौरान उन्होंने घटना की चर्चा करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिससे कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना न हो कि महिलाओं से भरे कमरे में पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के प्रवेश कर जाए। उन्होंने कहा कि जिनके जिम्मे कानून की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वो ही उसकी अवहेलना करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। वहीं चिराग के सवालों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस कानून की मांग चिराग कर रहे हैं उसका प्रावधान पहले ही निर्भया कानून में कर दिया गया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कोशिश की जाएगी। ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर, और ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहां से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है, अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहां जाएगी। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बेगूसराय से। इस वक्त जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छापेमारी में 3.67 किलो स्मैक जो है बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 28,72,000 कैश भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां मौके से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां आपको बता दें कि छापेमारी में 3.67 किलो जो है स्मैक बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 28,72,000 कैश भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को बेगूसराय से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ आशंकित हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। पटना में एक बार फिर से आइसोलेशन बेड एक्टिव किए जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में 334 आइसोलेशन बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की एंटीजन किट के माध्यम से जांच हो रही है। इसके अलावा अगर विदेश यात्रा से संबंधित यात्री आ रहे हैं तो डबल डोज का वैक्सीनेशन और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देखा जा रहा है। वहीं ऐसे लोगों के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है, उन्हें 7 दिन के लिए आइसोलेट रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। कोरोना की तीसरी और नई वेरिएंट के आने की सूचना के बाद बक्सर स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड में है और विशेष सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है, जिसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने संक्रमण की भयावहता का आगाह करते हुए स्वास्थ्य एवं विभाग के द्वारा अब तक की गई तैयारियों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन नामक वायरस के नए वेरिएंट का असर न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे
उपाधीक्षक सदर अस्पताल और आईएमए की तरफ बक्सर की तरफ से अपील करते हैं कि अभी तत्काल हमारे बक्सर ज़िले में कोई भी कोरोना का केस अवेलेबल नहीं है। कोई भी किसी तरह का कोरोना का अभी कोई रोगी यहाँ है नहीं। लेकिन अभी जैसे प्राप्त सूचना हो रही है कि एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लोगों ने ईजाद किया है, ओमिक्रॉन के कोविड करके उसका नाम है। लेकिन उसमें मेन सिम्टम है कि बुखार ज़्यादा आएगा, ये सब तरह का उसका जो बाकी कोविड के लक्षण होते हैं वो सब उसमें मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी तरह की अभी सूचना हम लोगों के ज़िले में इस तरह की नहीं आई है, जिससे लोगों को इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके लिए परहेज का बहुत आवश्यकता है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का रहना, मास्क का यूज़ करना और अंतिम हथियार हमारा जो है टीकाकरण का, वो कोविड के दोनों टीके जिन लोगों को लगे हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। वहीं कोरोना से युद्ध के लिए जिले के सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर सीएम केयर फंड के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया, लेकिन अब तक पाइपलाइन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं लगभग 2 माह पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में यह ऑक्सीजन प्लांट महज एक शोभा की वस्तु बनी हुई है। जाने के लिए पाइपलाइन का काम BMSICL कर रहा है, जो इंडोर के अंदर चारों तरफ पाइपलाइन बिछा दिया गया है। अब वहाँ से जोड़कर यहाँ मैनीफोल्ड में जोड़ना है। ये काम बाकी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जहाँ तक न्यू वेरिएंट का बात है और कोरोना का इलाज का है, वो हम लोग GNM में करते हैं। वहाँ पर हमारा 2 PSA प्लांट लग गया है, वहाँ पाइपलाइन से जुट गया है, 100 बेड से जुटा हुआ है, तो एकदम तैयार है। उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं है। तारापुर में भी हमारा तैयार हो गया है, वहाँ भी जुट गया है, वहाँ भी हमारा तैयार है। जो बना रहा है ठेकेदार बोला कि बहुत जल्दी हम ठीक कर। बात कर लें मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी गंवाने वाले लोगों का इलाज अब पटना IGIMS में होगा, जिसके बाद अस्पताल द्वारा आने वाले मरीजों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि मुजफ्फरपुर से कुल 9 मरीज हमारे यहाँ इलाज कराने आए हैं। ऐसे में जिनके लिए अस्पताल द्वारा सभी तरह की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। वहीं इसका जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत IGIMS पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के बाद उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार की ओर से जो भी बन पाएगा वह किया जाएगा। वहीं मरीजों का इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी। जहाँ पर ये हुआ है और जो जांच में जो बातें सामने में आई हैं, तो आप लोग अवगत हैं, प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। और फर्दर आज सभी सिविल सर्जन बिहार के हम लोगों ने पुनः इस चीज़ को रिपीट किया है कि इस तरह के कहीं भी प्राइवेट में हो रहा हो किसी भी ज़िले में, तो जिला स्वास्थ्य समिति को इस पर विशेष नज़र रखनी है और वो लोग अनुमति ले, और जो OT है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीवियर लैप्स है प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा। और इसको लेकर भी आज विशेष रूप से सभी सिविल सर्जन्स को और सभी संबंधित को हम लोगों ने कड़े निर्देश दिए हैं। बात कर ले मौसम संबंधित खबरों की, जहां दिसंबर का महीना आते ही बिहार सहित पूरे देश में ठंड ने दस्तक दे दी है। और इस गुलाबी ठंड के साथ ही पटना के गर्म कपड़ों की बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। वैसे में गर्म कपड़ों के बाजारों में पिछले 10 सालों से मोदी जैकेट की बादशाहत कामयाब है। ऐसे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सालों बाद बाहर से बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं तो आपको काफी कुछ बदला सा नजर आएगा। हाईटेक बस से लेकर
4 लेन सड़क तक। लेकिन अगर ठंडे के मौसम में पटना के लोगों के पहनावे पर नजर डालेंगे तो पिछले 10 सालों से आज भी लोगों की पहली पसंद मोदी जैकेट ही है। यही कारण है कि पटना में गर्म कपड़ों के बाजार में सबसे ज्यादा क्रेज मोदी जैकेट का ही है। गर्म कपड़ों का बाजार भी सज के लग गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से मोदी जैकेट इसको कह सकते हैं, लोग बोलते हैं इसको। और ख़ास तौर पे ये बंडी है जो कि लोग ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हैं इसकी, और काफ़ी लोकप्रिय भी है। युवाओं से लेके नेताओं तक की पहली पसंद है ये, और काफ़ी आकर्षित जो यहाँ पे ये बंडियाँ हैं ये लगी हुई हैं। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, पीएम मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी तो ऐसी है कि लोग उनके परिधान को फैशन ट्रेंड के रूप में अपनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में लोगों की इस क्रेज का कारण हमने खुद लोगों से ही पूछ लिया। थोड़ा सा शादी ब्याह में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा का मौसम है, स्मार्ट लगता है। पटना में मोदी जैकेट बेचने वाले दुकानदार भी मानते हैं कि पीएम मोदी के जैकेट का क्रेज अभी सभी उम्र के लोगों में है। खासकर नौजवानों में जैकेट के प्रति उत्साह बढ़ा है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त शहंशाह बने हुए हैं मेरे हिंदुस्तान के, इसलिए उनकी मोदी बंडी जो है फेमस हो चुकी है। लगन के वजह से स्मार्टनेस अपने को बनने के लिए बंडी का डिमांड बाजार में ज्यादा है। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो नॉर्मल लोग भी ज्यादातर पहनते हैं और नेता भी आते हैं, युवा सब भी आते हैं। हाँ, ज्यादातर युवा आते हैं, और शादी में तो लगन में तो अच्छा काम हो जाता है। क्रेज है यानी इस जैकेट? हाँ, क्रेज है MLA फ्लैट का। जी हाँ, बात चाहे शादी विवाह की हो या किसी मौसम की, हर मौसम में पीएम मोदी का स्टाइल पहनावे में 4 चांद लग रहा है। जी हाँ, दुकानदारों के अनुसार हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग दामों में ये जैकेट उपलब्ध है। आपको बता दें कि यहाँ के बाजारों में 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक में मोदी जैकेट उपलब्ध है, जो लोगों की पहली पसंद है। हालांकि जो भी हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि किसी राजनेता के परिधान फैशन ट्रेंड में आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी देश के लोगों में इस कदर है कि उनका परिधान मोदी जैकेट का क्रेज 10 सालों से लोगों के बीच कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी चुनावी रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी संगठन इस रैली को भव्य बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। संसद में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद किसान आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा सिंधु बॉर्डर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वहीं MSP कानून पर कमेटी बनाने के लिए पिछले दिनों सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से किसान संगठनों से 5 नाम मांगे गए थे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सरकार की तरफ से MSP पर लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है। वहीं आज बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।